हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड टू नीट सीरीज में क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जो ये हेडिंग दे रखी है केमिकल काइनेटिक्स, इसकी मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक वर्ड है वो काइनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, और केमिकल वर्ड यहाँ पर किसके लिए है? रिएक्शन के लिए। तो बेसिकली अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो रिएक्शन के मूवमेंट बोले तो रिएक्शन की रेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं अपन इस चैप्टर में। एग्जैक्टली क्या क्या स्टडी करते हैं वो इसकी डेफिनेशन से पता चलता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द, तीन चीजों की स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन की रेट क्या होती है, कैसे निकालते हैं वो सब। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किन किन फैक्टर से अपन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन चीजों की स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में अपन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि केमिकल काइनेटिक्स जो होती है वो सिर्फ उन रिएक्शन के लिए परफॉर्म की जाती है जो मॉडरेट स्पीड से होती है। इसको मैं समझाता हूं। देखो, अपने बुक के जो इंट्रोडक्शन है वहां पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन तीन कैटेगरी की होती है। एक जो बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से होती है, उनकी स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। एक बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, जिनकी रेट की स्टडी करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो जो रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में इस्तेमाल ली जाएगी, या फिर अपन ऐसा कहें कि जिन रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स स्टडी की जाएगी वो रिएक्शन होगी जो ना तो ज्यादा तेज हो और ना ही ज्यादा क्या हो? स्लो हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपने रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम। इसको मैं समझाता हूं। देखो, इस ग्राफ से देखते हैं। इस तरफ मैंने ले रखा है कंसंट्रेशन, इस तरफ ले रखा है टाइम। यह ले रखा है, ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है रिएक्टेंट के लिए और ये ग्राफ ले रखा है प्रोडक्ट के लिए। जब अपन एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट की एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। वो कम होते जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे? प्रोडक्ट में। अब इस वाले ग्राफ में देखते हैं, स्टार्ट में प्रोडक्ट कैसा है? जीरो। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो टाइम के साथ में यहाँ कौन सा पैरामीटर जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है? तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो क्यों ना रेट निकालने के लिए अपन चेंज इन कंसंट्रेशन का इस्तेमाल रखें। ठीक है, जिसकी रेट ज्यादा होगी उसकी कंसंट्रेशन में चेंज भी जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, जिसकी रेट स्लो होगी उसकी कंसंट्रेशन में चेंज भी क्या होगा? स्लो होगा। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर तो रखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन और नीचे क्या रखेंगे? चेंज इन टाइम। जैसे फिजिक्स में अपन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। या चेंज इन कंसंट्रेशन लेंगे और नीचे क्या रखेंगे? चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज के लिए अपन क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं? डेल्टा का। और इस चैप्टर में अपन कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। अगर किसी भी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो अपन उसको क्या कहेंगे कि ये उसकी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ब्रैकेट में आर लिखा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। अब जब रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट के फॉर्म में अपन रेट लिखेंगे तो आगे अपन माइनस का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। क्यों लगाते हैं उसको अभी समझाता हूं। और जब प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो अपन आगे माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, यूनिट क्या होगी? तो देखो, ऊपर रख रहे हैं अपन कंसंट्रेशन, तो ऊपर यूनिट किसकी लिख दो? कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन की क्या होती है? मोल लिटर इनवर्स। और नीचे किसकी लिख देंगे? टाइम की। तो क्या हो जाएगी? मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, एक अगर रिएक्शन गैसियस हो, क्या हो? गैसियस रिएक्शन हो, तो गैसियस रिएक्शन जो होती है वो बेसिकली मतलब उसके रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। चेंज इन प्रेशर देखेंगे तो उनके केस में अपन चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, चेंज इन प्रेशर करेंगे। तो अगर चेंज इन प्रेशर करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? प्रेशर की यूनिट, और नीचे क्या आएगी? टाइम की यूनिट। तो गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। अब अपन ये देखते हैं ये माइनस रिएक्टेंट के लिए क्यों लगाना है, प्रोडक्ट के लिए क्यों लगाना है। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले तो देखो, जैसे मान लो इनिशियल में रिएक्टेंट थे 100 और प्रोडक्ट थे 0। ठीक है,
अब टाइम के साथ में ये घटते गए और ये रह गए 60, ठीक है, और ये टाइम के साथ बढ़ते गए और कितने हो गए 40, ठीक है, और ये दोनों काम हुए अपने 10 सेकंड में। कितने हुआ 10 सेकंड में। तो पहले मैं रिएक्टेंट के हिसाब से रेट निकालता हूं, तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 60, इनिशियल कितनी थी 100, तो 60 माइनस 100 करेंगे, कितना आएगा माइनस का 40, अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, सही। अब मैं प्रोडक्ट के हिसाब से निकालता हूं, जब प्रोडक्ट के हिसाब से निकालूंगा तो देखो फाइनल क्या है 40, इनिशियल क्या थी 0, 40 माइनस 0 कितना होगा 40, और कितने टाइम में हुआ ये 10, तो इसका भी कितना आ रहा है 4, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका क्या आ रहा है पॉजिटिव। अपन को आंसर बराबर करना है, चाहे रिएक्टेंट के फॉर्म में निकाले या प्रोडक्ट के। तो अपन को पता है कि हमेशा ही रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू क्या आने वाली है नेगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो घट रही है, तो उसका आंसर चेंज इन कंसंट्रेशन का हमेशा ही माइनस का आएगा। तो अपन को पता है, इसलिए पहले से क्या लगा देते हैं माइनस। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में पहले से माइनस का इस्तेमाल करता तो माइनस माइनस क्या होता प्लस, तो ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ताकि अपन एग्जाम में रिएक्टेंट के फॉर्म में आंसर निकाले या प्रोडक्ट के फॉर्म में आंसर निकाले, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे नेगेटिव साइन किस में लगेगा रिएक्टेंट में, किस में नहीं लगेगा प्रोडक्ट में। अगर पूछे रिएक्टेंट में क्यों लगता है, तो क्यों लगता है, क्योंकि टाइम के साथ में उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, तो वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, तो उसे प्लस बनाने के लिए करते हैं। अब इस ग्राफ से समझते देखो, और एक और चीज समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दो फॉर्म में दी जाती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहले अपन देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम देंगे कि 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक निकालो। और अगर आपको कहे कि सेकंड पर कितनी थी, थर्ड सेकंड पर कितनी थी, फोर्थ सेकंड पर कितनी थी, तो वो कौन सी होगी, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसे अपन क्या कहेंगे, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब वापस आता है ग्राफ पे। ये जो पहला ग्राफ बनाया ये मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बनाया एक चीज, और ये जो अभी फॉर्मूला लिखा था ये भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का लिखा था दूसरी चीज। अब देखते हैं, देखो यहाँ रिएक्टेंट स्टार्ट में सबसे ज्यादा थे, धीरे धीरे वो क्या होते गए, कम होते गए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दो पॉइंट एज्यूम करता हूँ, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला। इस पॉइंट को नीचे भी टच कराता हूँ, इस पॉइंट को इधर भी टच कराता हूँ। इधर टच कराया तो टाइम पे टच करेगा, और इधर टच कराया तो कंसंट्रेशन। इस पॉइंट को भी नीचे टच कराएंगे तो टाइम, इधर टच कराएंगे तो कंसंट्रेशन होगा। आप देख पा रहे हैं ये टाइम पहले का, इसलिए इसे T1 लिखा, इसको क्या लिखा T2 लिखा, और ये T1 पे जो कंसंट्रेशन थी उसे R1 लिखा, T2 पे जो कंसंट्रेशन थी उसे R2 लिखा। आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो बाद की कंसंट्रेशन है वो पहले की कंसंट्रेशन से क्या है, कम है, ठीक है। कम है इसका मतलब जब मैं चेंज इन कंसंट्रेशन निकालूंगा तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो तो बड़ी वैल्यू में से सॉरी छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा, एवरेज कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो R2 माइनस R1, चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 की वैल्यू मुझे पता है नेगेटिव में आने वाली है, इसीलिए मैंने एक और माइनस लगा दिया, ठीक है। अब जब मैं डेल्टा आर की वैल्यू लिखूंगा तो वो माइनस की होगी, और वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरह प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट के केस में देखो T1 में जो प्रोडक्ट है वो P1 है, T2 पे जो प्रोडक्ट है P2 है। यहां पर बाद वाला प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है पहले के कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसको देखो निकालने के लिए क्या करना है, मुझे ये जो डेल्टा टी का टाइम इंटरवल है इसे एकदम रिड्यूस कर देना है, ऑलमोस्ट उसको जीरो जैसा कर देना है। तो मैं लिमिट लगा दूंगा, इधर क्या लगाऊंगा, लिमिट लगाऊंगा, और लिमिट क्या लगाऊंगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इस पे भी लिमिट लगा दूंगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और जब लिमिट लगाते हैं तो इस वाले साइन को डिफरेंशिएशन वाले डी से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें वही आगे माइनस लगाना, इसमें नहीं लगाना।
अगर ग्राफ में अपन समझना चाहे तो क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना। जैसे ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है, उस पे मैं क्या खींच लूंगा, टेंजेंट खींच लूंगा। क्या खींच लूंगा, टेंजेंट। और फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसकी जो स्लोप होगी वो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगी। तो ड्रॉ टेंजेंट एंड फाइंड स्लोप। ठीक है, मतलब अपन को निकालना नहीं है, समझना है। बुक में ग्राफ दे रखा है, आप देख लेना टेंजेंट वाला। ठीक है, तो ये अपने रेट ऑफ रिएक्शन थी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थी और इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन थी। अब चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, a प्लस बी से c प्लस डी। और अपन को एग्जाम में क्या है, किसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो एकदम सिंपल सा है। हर एक रिएक्टेंट के लिए आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है और हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको क्या लिखना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है। जैसे a के लिए लिखना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, b के लिए लिखना है तो वही अपन क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ऐसे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट जो है उनके आगे माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट जो है उनके आगे माइनस नहीं लगाएंगे, एकदम सिंपल। लेकिन तब क्या करेंगे, जब रिएक्शन में आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हो, तब क्या करना है। तो इसको पहले अपन समझते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक रिएक्शन लेता हूं मैं 2A प्लस बी। ठीक है, और इससे मैं बनाता हूं सी। ठीक है, इनिशियल में मान लेते हैं इसकी अमाउंट है 100 और बी की भी अमाउंट कितनी है, 100। अब सी बनाने के लिए ए कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा हर एक सी बनाने के लिए, और बी कितना लेना पड़ेगा, 1। तो अगर मैं इसमें से 20 रिड्यूस करता हूं, मतलब पीछे कितना रहेगा, 80 रहेगा, तो इसमें से कितना कम होगा, 10 ही कम होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में बी कितना चाहिए, हाफ ही चाहिए। हर 2 ए के लिए एक ही बी चाहिए, तो यहां से 20 कम होंगे, तो यहां से कितने कम होंगे, 10 ही कम होंगे। ठीक है, अब अपने रूल से अपन आंसर निकालेंगे। मान लो ये काम हुआ है 10 सेकंड में, कितने में हुआ, 10 सेकंड में। तो 80 माइनस 100 करूं तब तो आता है 20, 20 अपॉन 10 करूं तो क्या आंसर आता है, 2। और 90 माइनस 100 करूं तो 10, 10 अपॉन 10 कितना आता है, 1। हाँ, वो माइनस का आएगा, जिससे माइनस माइनस करके अपन प्लस कर देंगे। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो आंसर 2 आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में आंसर 1 आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो चेंज इन कंसंट्रेशन हो रही है वो ए के लिए ज्यादा है, क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बड़ा था। तो अपना आंसर तो सेम आना चाहिए। तो सेम आने के लिए क्या करेंगे, ये लफड़ा किस वजह से हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वजह से। तो अपन क्या करते हैं कि जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे आंसर को डिवाइड कर लेते हैं। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, 2, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो इसको 1 से डिवाइड करते हैं। 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1, 1 अपॉन 1 भी कितना होगा, 1। बात समझ में आई। तो अपन क्या करेंगे, जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे तो उससे अपने जो एक्सप्रेशन जो पहले से था उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 1 अपॉन में लिख लेंगे। तो जैसे a के रेस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन चेंज इन टाइम। m1 था तो 1 अपॉन m1 कर दिया। ऐसे कैसे b के रेस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन चेंज इन टाइम, आगे माइनस था और इसके आगे क्या कर देंगे, 1 अपॉन m2 कर देंगे, क्योंकि m2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। इसमें n1 था तो 1 अपॉन n1, इसमें n2 था तो 1 अपॉन n2। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, जब भी ये माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो तो जो माइनस और पहले वाला एक्सप्रेशन है उसे आप ब्रैकेट में ही लिखें। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये पूरी टर्म तो रेट है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटा दो तो उसके बाद जो पीछे बचता है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रिएक्टेंट के केस में अपन टर्म इस्तेमाल करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट के केस में अपन टर्म इस्तेमाल करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी, और ये होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, या रेट ऑफ फॉर्मेशन को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब अपन न्यूमेरिकल लेते हैं, एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना कि 2hi प्लस h2 प्लस i2, इसके लिए खाली रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेट, और फिर अपना रिएक्टेंट है hi, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ hi
अपॉन चेंज इन टाइम, और आगे क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट था और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1/2, सही है। ऐसे कैसे अपन किसके लिए करेंगे, H2 के लिए क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, और इसका भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। इसका देखते हैं रेट ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस, क्योंकि ए रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो अपॉन में लिखते हैं, यहाँ पहले से 1/2 है, तो 1/1/2 कहां चला जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। बी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरीके से आप सी और डी का भी लिख लें, इसका आगे आ जाएगा 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, डी के केस में आगे 3 आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, ये आपके राजस्थान बोर्ड में आ रखा है, अगर आप में से कोई राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करता है तो देखो, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट दे रखा है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 टू 0.02 m इन अ 25 मिनट, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि मुझे चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की दी है, तो मैं रेट एक्सप्रेशन जो है वो रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट। क्या होगा, रिएक्टेंट का नाम क्या, R, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन चेंज इन टाइम, और क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब चेंज, माइनस की जगह माइनस, चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, 0.03 से 0.02 हो रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और टाइम कितने टाइम में हो रहा है, ये 25 मिनट में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.02 से माइनस करना है 0.03, तो क्या बचेगा, 0.01 बच जाएगा। उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं। वो माइनस का होगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस का हो गया, इसलिए मैंने हटा दिया, 25 से क्या किया, डिवाइड किया। अब 1/25 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 0.04 इंटू 10 की पावर -2, ये 2 पॉइंट इधर लगा देंगे तो 4 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। यूनिट क्या लगेगी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने जो टाइम पुट किया है वो किस में पुट किया है, मिनट में पुट किया है, ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। किससे डिवाइड करेंगे, 60, देखो मिनट कहां पर है, नीचे, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मिनट कहां पर है, नीचे, मिनट इनवर्स है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60। अब जो आंसर आएगा वो किस में होगा, सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, आप चेक कर लेना कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन है 2a से प्रोडक्ट बन रहा है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a दे रखा है 0.5 से 0.4 हो रहा है 10 मिनट में। अपन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालनी है। अगेन मुझे चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी दे रखी है, ए की, तो मैं ए के फॉर्म में फॉर्मूला लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, देखो रेट, ठीक है, ये 2 था तो 1/2 ब्रैकेट बनाएंगे, चेंज, माइनस लगाया क्योंकि रिएक्टेंट था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। पहले मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ये वाला बोले तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। पहले सिर्फ इतना निकालते हैं, माइनस की जगह माइनस, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, 0.5 से 0.4 हो रहा है, फाइनल क्या था 0.4, इनिशियल क्या था 0.5, 0.4 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा 0.1, ठीक है, अपॉन, अपॉन कितना करना है 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या आंसर हो जाएगा, अपने आंसर हो जाएगा 0.01, ठीक है। यूनिट क्या लगेगी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है, क्योंकि मिनट में ही है। एक चीज मैं यहां पर भी बताना भूल गया, यहां पर भी बताना, यहाँ पे कंसंट्रेशन के पीछे कैपिटल एम लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन किसमें, मोल पर लीटर मोलेरिटी होती है, तो मोल पर लीटर ना लिखकर कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, मोलेरिटी के लिए वो भी इस्तेमाल होता है। तो ये तो आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे,
देखो रेट ऑफ रिएक्शन में ये पूरा निकालना पड़ेगा, बोले तो 1/2 और ब्रैकेट में ये क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये तो अपन अलग से निकाल चुके हैं, तो 1/2 इसकी वैल्यू कितनी थी 0.01, डिवाइड कर देंगे तो 0.005 यूनिट वही रहेगी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, सेकंड में बदलने का तरीका अभी मैंने बताया था, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ अपन को दे रखा है 2SO2 प्लस O2O2 SO3, SO3 के फॉर्मेशन की रिएक्शन दे रखी है और अपन को द रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी वैल्यू भी दे रखी है। अपन को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, अपन रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो देखो ये अपन लिखते हैं रेट, और सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे किसके फॉर्म में, SO2 के फॉर्म में, क्योंकि उसको निकालना भी अपन को। तो देखो 1/2 बार आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, और फिर एक अपन लिखेंगे O2 के फॉर्म में। SO3 चाहे तो आप रहने दो, क्योंकि उसका क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है। O2 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। ठीक है, आगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो है नहीं। अब ये जो चीज है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 भी है और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। तो क्वेश्चन में वही कह रहा है कि रेट जो है इस तरीके से दी जा रही है। तो क्या गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। और इस पूरे की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। वो कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 निकालो। तो रेट ऑफ, देखो ये पूरा टर्म यहां से लेकर यहां तक पूरा टर्म तो रेट है, लेकिन ये इतनी सी टर्म क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। तो मुझे सिर्फ यही निकालनी है, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम, ये निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने की, देखो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म बराबर है, मुझे सिर्फ ये निकालना है। तो इस 2 को क्या करूं, उस तरफ ट्रांसफर कर दूं, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये 2 उधर क्यों भेजा, क्योंकि मुझे सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है। 2 की जगह 2, इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सिमिलर एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, 2N2O5 4NO2 प्लस O2। अब इसमें देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सबके बारे में कुछ ना कुछ पूछ रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे वो सबके लिए लिखेंगे। पहले इसके लिए लिखूंगा 1/2 और ब्रैकेट में माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा 4NO2 के फॉर्म में, वो प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगेगा, 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, और फिर लिखूंगा O2 के फॉर्म में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब अपन को देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। बेसिकली NO2 एक प्रोडक्ट है तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज ही होगी। अब कहां से कहां हो रही है वो देने की बजाय इंक्रीमेंट ही दे दिया। कितना दे दिया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, मोलरिटी इंक्रीज हो रही है, कितने में हो रही है, 4 सेकंड में। तो सबसे पहले तो अपन यही निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, बोले तो ये वाली चीज, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, यही निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, ऊपर रखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻²। नीचे लिखेंगे टाइम, टाइम कितना है, 4 सेकेंड, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 10⁻⁻²। एक पॉइंट एडजस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये अपने ये वाली टर्म आ गई। पहला क्वेश्चन भी हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकल। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है। तो देखो O2 का फॉर्मेशन और ये पूरी टर्म एक बराबर है। तो अगर मुझे O2 का फॉर्मेशन निकालना है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसके NO2 के फॉर्मेशन को 1/4 से। देखो मैं वापस ये वाला इक्वेशन आप इधर लिख लो। ये वाली टर्म क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, सही है। और ये क्या है 1/4, और ये वाली टर्म क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, यही क्यों चूज की, ये क्यों नहीं की, ये मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं कैसे करूंगा, 1/4 की जगह 1/4, ठीक है, और ये वाली वैल्यू लिख दूंगा। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 10⁻³ डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 1 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगला देखो क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। अगेन अपन इसी से ही कंपेयर करते हैं, इन दोनों को ही कंपेयर, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा था। वैसे आप अपन ये भी निकाल चुके हैं तो ये और ये भी कंपेयर कर सकते हो, पर इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं। ये पहली टर्म निकल गई, ये दूसरी, तीसरी निकालते हैं। देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, जो कि ये पूरी टर्म है, इसके आगे कितना है 1/2, सही है। ये इक्वल है किसके, 1/4 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, मुझे सिर्फ ये निकालना है तो इसको इधर भेज देता हूं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कैसे निकालेंगे, ये 2 को उधर भेज देंगे, 2/4, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻³ 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2 × 10⁻³, वही मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और लास्ट में निकालेंगे रेट भी निकालनी है, तो रेट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखो रेट किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 के डायरेक्ट इक्वल है, क्योंकि उसके आगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये, तो यही रेट की वैल्यू होगी। तो रेट इक्वल टू 1 × 10⁻³ अगर मैं रेट इससे निकालना चाहूं तो इसके जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितनी आई थी 2 × 10⁻³, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। अगर मैं इससे निकालना चाहूं तो इसकी वैल्यू को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये रहा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, वापस यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है रेट एक्सप्रेशन की हेल्प से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन ने क्या क्या किया है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, वो सब अपन ने समझा, और रेट एक्सप्रेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे वो देखे। अगली क्लास में अपन करने वाले हैं रेट लॉ को अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।